आज का टॉपिक बीए सेमेस्टर 5 के DSE 1A से है। टॉपिक का नाम है माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन। माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। वे लॉर्ड वेवल के बाद यहाँ के वायसराय बनाए गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाने का यह उद्देश्य था कि वे भारत में सत्ता का हस्तांतरण जल्दी से जल्दी करा सकें। उन्हें भारत को विभाजित करने का भी कार्य दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते ही अपने कार्य में लग गए और उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया। लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश सरकार ने 30 जून का डेट दिया था, जब तक कि उन्हें सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करना था। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नेताओं से बात करके और उसके बाद वो ब्रिटेन वापस गए, वहां पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने भारत में अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने इस योजना पर पहले ही कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेताओं की सहमति ले ली थी। माउंटबेटन योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात थी, ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि वह भारत का शासन शीघ्र ही जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को सौंपे। दूसरा, ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती है कि वर्तमान संविधान सभा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो। तीसरा, वर्तमान संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को देश के उन भागों में कार्यान्वित न किया जाए जो उसे को स्वीकार नहीं करते हैं। चौथा, वर्तमान संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार नहीं करने वाले क्षेत्रों की इच्छा को जानने के लिए एक प्रक्रिया का उल्लेख किया जाए। इस प्रक्रिया के अनुसार पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के अधिवेशन 2 भागों में होंगे। एक भाग उन क्षेत्र के प्रतिनिधियों का होगा जिनमें मुसलमानों का बहुमत है, दूसरा भाग उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का होगा जिनमें मुसलमानों का बहुमत नहीं है। उनके सामने यह प्रश्न रहेगा कि वे अपने प्रतीक का विभाजन करना चाहते हैं या नहीं। यदि बहुमत विभाजन के पक्ष में है तो उसको यह निर्णय करना होगा कि वे वर्तमान संविधान सभा में सम्मिलित होते हैं या एक पृथक संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं। पांचवी बात जो है वो है, सिंध की विधानसभा भी उपर्युक्त प्रश्न का निर्णय करेगी। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के विषय में इसका निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा। 7th जो बात थी वो, चूंकि आसाम के सिलहट जिले में मुसलमानों का बहुमत है, इसलिए इस जिले में इस बात का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा कि वहां की जनता आसाम में रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल में। 7th, देशी रियासतों के संबंध में भी उसी योजना तथा व्यवस्था को स्वीकार किया जाएगा जिसका निर्धारण मंत्रिमंडल योजना में किया गया था। 9th, ये 8th पॉइंट था। 9th है, यदि उपर्युक्त क्षेत्र विभाजन के आधार को मुसलमान स्वीकृति देते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। 10वां पॉइंट, ब्रिटिश सरकार 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने की प्रतीक्षा नहीं करेगी, वरन वह 1947 में ही यह कार्य को समाप्त करना चाहती है। मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। शुरू में कांग्रेस इस योजना के विरुद्ध थी। मौलाना आजाद ने कहा कि इस घोषणा के प्रकाशन के बाद भारत की एकता को बनाए रखने की सारी आशा समाप्त हो गई। यह पहला अवसर था कि मंत्रिमंडल मिशन योजना की अस्वीकृत कर दिया गया और विभाजन की आधिकारिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया। पहली बार कांग्रेस ने भी विभाजन को स्वीकार किया था। इस प्रकार इस योजना के अनुसार भारत के विभाजन को स्वीकृत करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने यह आशा व्यक्त की कि कुछ समय के बाद वर्तमान जोश ठंडा पड़ जाने पर भारत की समस्याओं पर समुचित दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा और उस समय द्विराष्ट्र सिद्धांत निर्मूल सिद्ध होगा और वह त्याग दिख जाएगा। आगे कहा गया कि सरकारी योजना के अनुसार संभवतः भारत के कुछ भाग उससे पृथक हो जाएं। इस प्रकार बड़े खेद के साथ वर्तमान दशा में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने योजना को स्वीकार किया। अब योजना को कैसे कार्यान्वित किया गया उसके बारे में बात करते हैं। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा लीग की स्वीकृति मिल चुकी थी, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू करने की दिशा में तुरंत कदम उठाया। बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं ने विभाजन के पक्ष में मत दिया।
सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार किया। सिलहट की जनता ने पूर्व पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार किया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें मतदाताओं ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया। ब्रिटिश बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। विभाजन को लागू करने के लिए 7 जून 1947 को एक विभाजन समिति का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष वायसराय थे और 2-2 सदस्य कांग्रेस और लीग के थे। जब बंगाल और पंजाब ने विभाजन के पक्ष में मत दिया तो उनके स्थान पर एक विभाजन परिषद की स्थापना की गई। इसने भारत और पाकिस्तान के सैन्य संगठन के पुनर्निर्माण के सिद्धांतों को तय किया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सेना आयोग की नियुक्ति की गई। इसका कार्य बंगाल और पंजाब के विभाजित क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करना है। इन्हीं के नाम पर आपको रेडक्लिफ लाइन जो है वो सीमाओं को एक तरह से निश्चित करने का काम किया था इन्होंने। अब भारत को इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था ब्रिटिश उपनिवेशवाद से। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जुलाई 1947 में इस हेतु ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर दी गई और भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 राज्यों की स्थापना की गई। भारतीयों की संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण का अधिकार दिया गया। अब ऐसे कौन से तत्व थे जिनके कारण भारत को स्वतंत्रता मिली? क्योंकि हम काफी दिनों से गुलामी के चंगुल में फंसे हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि भारत को ब्रिटेन को स्वतंत्रता देनी पड़ी? तो उसके कुछ कारण थे, जिनमें कि प्रमुख है पहला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति। आप जानते हैं कि काफी लंबा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। पहला अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसके बाद हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। दूसरा जो पॉइंट था, द्वितीय महायुद्ध के कारण ब्रिटेन की दुर्बलता। भले ही मित्र राष्ट्र जीत गए थे द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता हो गई थी और वह भी एक कारण था कि ब्रिटेन अपनी समस्याओं का समाधान चाहता था और उसने भारत को स्वतंत्रता दी। तीसरा, एशिया में जागरण। केवल भारत ही नहीं, एशिया के और भी देश थे जहां पर की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास हो रहे थे और उसका भी नतीजा था भारत की स्वतंत्रता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। मित्र राष्ट्रों ने अनुभव किया कि द्वितीय महायुद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना आवश्यक है, इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भी भारत को स्वतंत्रता मिली। पांचवा था मजदूर दल की विजय। मजदूर दल ने अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि अगर वो जीतेंगे तो वो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, और जब प्रधानमंत्री एटली वहां के नेतृत्व में मजदूर दल को इंग्लैंड में विजय मिली तो उन्होंने अपना यह वादा पूरा किया। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने का कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सेना की स्वामी भक्ति में संदेह। द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय सेना के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिला दिया था। आजाद हिंद फौज का निर्माण, नौसैनिक विद्रोह और भारतीय वायुसेना की हड़ताल ने ब्रिटिश सरकार को सचेत कर दिया कि भारतीय सेना में विश्वास नहीं किया जा सकता है। 7वां पॉइंट था भारतीय शासन अलाभकारी। द्वितीय महायुद्ध तक भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका था। इंग्लैंड से भारत में आयात बहुत घट गया था, अतः आर्थिक दृष्टि से भारत आयात निर्यात के दृष्टिकोण से आर्थिक दृष्टि से भारतीय साम्राज्य अब लाभकारी नहीं रह गया था। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि अब मित्र भारत आयात निर्यात के दृष्टिकोण से गुलाम भारत से अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक लाभ के लिए भारत को हासिल किया था, अतः पुनः आर्थिक लाभ के लिए भारत को छोड़ना उन्होंने उचित समझा। 8वां पॉइंट है ब्रिटिश राज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ब्रिटिश राज के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य हुए जिनके चलते भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहयोग मिला। यद्यपि उनसे जानबूझकर ऐसा प्रयास नहीं किया, फिर भी उसके कुछ कार्य भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे प्रशासकीय एकता, आवागमन तथा यातायात के साधन, विकास और शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी को मान्यता। ये सब कुछ ऐसी बातें थी जो कि ब्रिटिश ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया था, लेकिन इससे कहीं न कहीं भारतीय जागृत हुए और उनके स्वतंत्रता की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, साम्यवाद का खतरा। धीरे धीरे साम्यवाद ने भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका प्रभाव अधिक बढ़ गया था। कांग्रेस के नेतृत्व में सफलता नहीं प्राप्ति होते देख उससे जनता का दुराव होने लगा और वह साम्यवाद की ओर झुकने लगी।
अंग्रेजों को यह भय हो गया था कि जल्द सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया गया तो भारत में साम्यवाद स्थापित हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री एटली ने बहुत शीघ्र कदम उठाए और भारत को स्वतंत्रता दी। 10वां पॉइंट है माउंटबेटन योजना की स्वीकृति। पहले कांग्रेस ने भारत के विभाजन का विरोध किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस भी भारत के विभाजन के लिए सहमत हो गया और इससे भी भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। संक्षेप में, समय की गति और परिस्थितियों के दबाव के कारण भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब भारत का विभाजन, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से भारत का विभाजन हुआ? भारत का विभाजन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। देश के विभाजन के कई कारण थे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, मुसलमानों की अलगाववादी नीति। 20वीं शताब्दी के शुरू से ही मुसलमानों ने अलगाववादी नीति को अपनाना शुरू कर दिया। इससे पूर्व सरकार की मुस्लिम विरोधी नीति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम जाति बहुत पिछड़ गई थी तथा उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। वह भविष्य में हिंदू प्रभुत्व से भय खाने लगी और उसके नेता सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि हिंदुओं से अलग रहकर ही मुसलमानों का प्रगति हो सकता है और इसलिए उन्होंने पृथकतावादी नीति अपनाई, जो कि बाद में भारत के विभाजन के रूप में परिणत हुआ। दूसरा, हिंदुओं की अछूतवादी नीति। हिंदू जो थे वो भी अछूतवादी नीति अपनाते थे, जिससे कि एक तरह से मुसलमानों का बहिष्कार होता था, सामाजिक बहिष्कार होता था। उसके रीति रिवाज और व्यवहार ने मुसलमानों को यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में उनका धर्म, संस्कृति और भाषा सुरक्षित नहीं रहने देंगे। इसलिए हिंदुओं के प्रति मुसलमानों में घृणा की भावना पैदा हो गई। यह भावना दृढ़तर होती गई और सांप्रदायिक विद्रोह का रूप लेती गई। तीसरा, हिंदू महासभा का हिंदू महासभा का रुख भी ऐसा था जिससे कि मुसलमानों को काफी असुरक्षा महसूस होती थी। उनका कहना था कि मुसलमानों का हिंदू भारत में कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना ने शुरू से ही पाकिस्तान के निर्माण के लिए कड़ा रुख अपनाया। बहुत प्रयत्नों के बावजूद उन्होंने हठधर्म को नहीं छोड़ा। उसने राष्ट्रवादियों को तब तक सहयोग देने से इनकार कर दिया जब तक कि वे पाकिस्तान की मांग को स्वीकृत नहीं कर देंगे और अंत में वो पाकिस्तान लेकर ही रहे। पांचवा, भारत को कमजोर बनाने की अंग्रेजों की नीति। अंग्रेज भारत से तो चले गए, लेकिन वो भारत को कमजोर बनाना चाहते थे। अंग्रेज वर्षों से भारत का शोषण कर रहे थे और भविष्य में भी वे इससे लाभ उठाना चाहते थे, अतः उन्हें दुर्बल भारत की आवश्यकता थी। इसका सबसे सरल उपाय था कि इसका विभाजन कर दिया जाए और विभाजित भाग आपस में लड़ते रहें। अतः उन्होंने ऐसी नीति अपनाई जिससे लाचार होकर कांग्रेस को पाकिस्तान को मान्यता देनी पड़ी। नेक्स्ट, फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेजों ने भारतीयों को कमजोर करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति भी अपनाई और उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान का विभाजन किया, जिससे कि के बीच में फूट डाला, जो कि अंत में विभाजन में परिणत हुआ। नेक्स्ट, सुदृढ़ भारत के लिए पाकिस्तान आवश्यक। बहुत से नेताओं के विचार से राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सैनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान एक कमजोर राष्ट्र सिद्ध होता है। उन्होंने यहां तक आशा व्यक्त की कि विभिन्न विषम परिस्थितियों तथा आंतरिक कमजोरियों के कारण पाकिस्तान अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता, अतः अंत में पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा और भारत पुनः एक हो जाएगा। आचार्य कृपलानी का कहना था, एक दृढ़ और सुखी प्रजातांत्रिक भारत अपने से अलग होने वाले भाग को पुनः वापस ले सकता है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता भारत की एकता के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। नेक्स्ट, दबाव द्वारा अखंडता अवांछनीय। कांग्रेसी नेताओं को यह विश्वास हो गया था कि भारत के अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में हैं। सरदार पटेल ने महसूस किया कि 84 से अधिकारी वर्ग तक के सभी मुसलमान केवल कुछ लोगों को छोड़कर मुस्लिम लीग के अनुयायी और पाकिस्तान का समर्थन निर्माण चाहते हैं। अतः दबाव के अंतर्गत हासिल किया हुआ भूखंड अखंड भारत केवल कुछ ही दिनों का मेहमान होता। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा था, मैंने यह अनुभव किया है कि देश का विभाजन स्वीकार न करने पर देश अनेक टुकड़ों में बंटकर बर्बाद हो जाएगा। 1 वर्ष तक सरकारी पद पर आसीन रहने से हमें विश्वास हो गया है कि हमारी आगे बढ़ने का ढंग हमें विनाश की ओर लिया जा रहा है। इस प्रकार एक नहीं अनेक पाकिस्तान बन जाने की आशंका थी। एक दफ्तर में पाकिस्तानी कीटाणु घर डाले बैठे थे। नेक्स्ट, सत्ता हस्तांतरण की धमकी। 20 फरवरी 1947 को
ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि एक निश्चित तिथि के अंदर ही हर हाल में भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। भारतीय नेताओं को भय हो गया कि अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ तो सत्ता हस्तांतरण के समय गृह युद्ध की नौबत आ सकती है। और 10th पॉइंट था कि एक छोटा पर संगठित और दृढ़ भारत विशाल लेकिन कमजोर भारत से अधिक वांछनीय है। छोटा भारत ही हो लेकिन मजबूत भारत हो। नेक्स्ट, मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का भी नतीजा था देश का विभाजन। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति का सुनहरा अवसर, अगर हम मान जाते देश विभाजन को अगर स्वीकृत करने से स्वतंत्रता प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल रहा था, इसे भी कांग्रेसी गंवाना नहीं चाहते थे। सत्ता का लालच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस सत्ता का आनंद ले चुकी थी, इसलिए उसकी लालच के कारण भी देश का विभाजन हुआ। माउंटबेटन का प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव था माउंटबेटन का ऐसा कि उसके चलते भी उनकी जो योजना थी विभाजन की उसे माना गया। इस दिशा में जो उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन थी उनका भी कदम बहुत महत्वपूर्ण था। और इन सब कारणों के कारण देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व में मानचित्र पर उभरे। धन्यवाद।